नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बार फिर से एक खबर के पीछे के पहलुओं को लेकर हाजिर हो गए हैं आपके सामने। लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि खबर के पीछे की असली सच्चाई कैसे है, कौन विजेता बनकर उभरा और किस किस को डर लग रहा है। डर विदाई का, क्योंकि अब वो समय आ गया है, सफाई होनी है, तरीके से सफाई होनी है, करीने से सफाई होनी है। तो एक एक करके हम तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। कुछ शर्तें लगाई गई थी, उन शर्तों को माना गया, बल्कि उन्हीं शर्तों के जाल में शर्त लगाने वाले को उलझा दिया गया। और एक व्यक्ति ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भले ही लोग एक दो चुनाव वो हार जाए, भले ही उनकी विदाई की बातें कही जाए, लेकिन आज भी वो दोनों जगह है, संगठन में भी, सरकार में भी। और नेता बनाना, शिव जी मैं फिर से दोबारा कहता हूं, अच्छा नेता होना और नेता बनाना, इन दोनों में बेसिक फर्क होता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, कोई इसको अन्यथा ना ले। वो बहुत अच्छे खिलाड़ी है, वो बहुत शानदार खिलाड़ी है, लेकिन बतौर कप्तान वो सफल नहीं रहे। और खिलाड़ियों के मामले में आप MS धोनी को बहुत शानदार खिलाड़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन बतौर कप्तान वो सफल रहे, क्योंकि उन्होंने एक नई टीम, एक यंग टीम पैदा करके इंडियन क्रिकेट को दी थी। तो जो भविष्य पैदा करता है, आप उसके तौर तरीकों की आलोचना कीजिए, लेकिन कहना तो बनता है कि बॉस आप छा गए। तो इसको लेकर हम आए हैं और एक एक करके तमाम जानकारी देंगे। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे अपने शानदार अंदाज में। जी शिव जी। कल जो हुआ उसका अंदाजा बीजेपी के महासचिव, उपाध्यक्ष या किसी भी नेता को नहीं था। अब मैं ये मान सकता हूं कि अभी बीते दिनों रायपुर में अमित शाह और नितिन नवीन की 2 घंटे बंद कमरे में बातचीत हुई। क्योंकि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे और गृह मंत्री का दौरा था, तो प्रभारी का रहना वहां जरूरी था। अब इस सब प्रकरण में क्या बातचीत हुई होगी, सब तय हो गया होगा और उन्हें बता भी दिया गया होगा कि भैया तुम अपना वहां से बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर देना, अब आपका ओरा बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ओरा बड़ा होता है। अगर ना दर्शक जानते हो तो बता दें, क्योंकि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंतर्गत नेता सदन आता है। संवैधानिक दायरे में अगर पद की बात होगी तो प्रधानमंत्री तो पूरे देश का ही नेता है, लेकिन पार्टीगत जब बात आएगी तो आज भी जेपी नड्डा बड़े, क्योंकि नितिन नवीन अभी चार्ज नहीं ले पाए हैं। आज भी अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो नड्डा जी करेंगे, लेकिन कार्रवाई करें तो करें क्या। उनने तो संघ से कह दिया 2024 के चुनाव से पहले कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तब से लेके संघ उनके पीछे पड़ा हुआ है, उन्हें बतौर अध्यक्ष नहीं बनने दिया। अब की बार तो उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यकाल भी नहीं बढ़ने दिया। और इस दौरान ये जो गोलमाल हुआ है कल, इसकी कई बड़ी खबरें, कई बड़ी बातें जो दर्शकों तक नहीं पहुंची है, सच्चाई नहीं पहुंची है। आज सदन में हंगामा हुआ है। आज बीजेपी कैसे ही कांग्रेस को आगे नहीं निकलने दे रही है, लेकिन कल 5 लाख लोगों की दिल्ली में भीड़ आना यह साबित कर गई कि कांग्रेस जिंदा है। कांग्रेस मरी नहीं है, कहने से नहीं मरेगी। कांग्रेस मुक्त भारत कल समापन हो गया। कल मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कल कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना संजोए बैठे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कल खत्म हो गया। नहीं शिव जी, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भले ही नरेंद्र मोदी देते रहे हो, लेकिन जो बीजेपी के असली रणनीतिकार है अमित शाह, उनका मानना है कि कांग्रेस जिस स्वरूप में है, जिस लेवल पर बची है, उस स्वरूप में कांग्रेस को बचे रहना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस अगर खत्म हो जाएगी तो लोग फिर विकल्प तलाशने लग जाएंगे और फिर दिक्कतें बढ़ जाएगी। अभी तो एक टेस्टेड नेता सामने है जो लगातार चुनाव हार रहा है। और खैर, आपने कहा कि चार्ज नहीं लिया, आज वो पार्टी कार्यालय पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नया आदेश जारी हो गया है। तमिलनाडु और असम के प्रभारी बदल दिए गए हैं। तमिलनाडु और असम के प्रभारी बदल दिए गए हैं। पहले जो प्रभारी बनाए गए थे, तमिलनाडु के चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा बनाए गए थे, लेकिन अब उनको हटा के पीयूष गोयल को तमिलनाडु का प्रभारी बना दिया गया। पीयूष गोयल
जो यूपी गए थे, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई थी जिनके, और जिन्होंने पंकज चौधरी के चयनित होने का, यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने का ऐलान किया था। और बैजयंत पांडा जो है उनको फिर से असम का ही प्रभारी बना दिया गया है। और अब जो सबसे बड़ी बात आप कह रहे थे, आज सत्ताधारी पार्टी जो है सदन के अंदर कांग्रेस की माफी की मांग कर रही है, ये कहते हुए कि उनके जो रामलीला मैदान में रैली हुई थी उसमें मोदी को लेकर कुछ अपशब्द कहे गए थे। अब यही हम कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे। आपने बताया, आपने खुद शिव जी इसका जिक्र किया था कि कांग्रेसी राहुल गांधी का साथ दे नहीं पाते। लोकसभा में अमित शाह ने कौन सा शब्द यूज किया था? कांग्रेसी नहीं मांग कर पाए कि माफी मांगे गृह मंत्री। कुछ किया कांग्रेस के सांसदों ने? नहीं, वो नहीं शब्द कर किसके पाए लिए ना। किया? वो शब्द किया किसके लिए? वो शब्द हाँ, सीधा सीधा नेता प्रतिपक्ष के ऊपर था। हाँ, भाई तो वो फिर सवाल कर कोई रहे थे। कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं। और बीजेपी का स्टाइल देखिए कि जो सदन के बाहर बोला गया उसके लिए भी वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी की मांग करने को लेकर सदन के दोनों सदनों में, लोकसभा में किरण रिजिजू ने मसला उठाया और राज्यसभा में जेपी नड्डा ने मसला उठाया, और आज सरकार ने सदन नहीं चलने दिया। ये बात तो सही है। अब हम आते हैं मुद्दे पर, आज की बड़ी स्टोरी पर। शिव जी, नितिन नवीन का चयन, कोई बीजेपी की जीत बता रहा है, कोई आरएसएस की जीत बता रहा है, कोई टकराव की बात बता रहा है। और मैंने कल भी कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो आरएसएस ने जो शर्तें लगाई थी उन शर्तों के अधीन नितिन नवीन का चयन किया गया है। और इससे पहले मैंने 3 दिन पहले, जिस दिन चयन हुआ था पंकज चौधरी का, मैंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ ने जो शर्त लगाई थी उसी शर्त के अंतर्गत जो है पंकज चौधरी का चेहरा चुना गया है। तो योगी आदित्यनाथ की भी शर्त मानी गई, क्या शर्त थी वो भी बताऊंगा आपको, और मोहन भागवत की भी शर्त मान ली गई। और इन दोनों शर्तों को मानकर अमित शाह ने अपने करीबी नेता को कमान सौंप दी, एक को देश के सबसे बड़े राज्य की और दूसरे को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल की। अच्छा, कायस्थ जाति से आते हैं, उनके जाति के वोट बैंक कम है, तमाम खूबियां गिनाई जा रही है। अखबार में उन्होंने ही वो ऐतिहासिक ऐड दिया था पटना में, जिसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं को जो डिनर पार्टी दी थी वो छीन ली, खत्म कर दी थी। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज मैं कहूंगा, उसके बाद आगे वापस अपनी स्टोरी पर आऊंगा। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के पहले ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं जिनका जन्म बीजेपी के गठन के बाद हुआ। कैसे बड़ी बात। राजनीतिक दल बदलता है ये आप समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 में तो हुआ था, लेकिन 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। नितिन नवीन का जन्म भी 1980 में हुआ था, लेकिन उनका जो जन्म हुआ था वो बीजेपी की स्थापना के 47 दिन बाद, यानी 23 मई 1980 को रांची में हुआ था, जो उस समय बिहार का, संयुक्त बिहार का पार्ट हुआ करता था। आजकल वो झारखंड की राजधानी है। तो बीजेपी इस बदलाव से गुजर रही है कि बीजेपी को पहली बार वो व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में मिलने जा रहा है जिसका जन्म पार्टी की स्थापना के बाद हुआ था। और घर के सारे बल बदले जाएंगे। खलबली बिहार में भी मची हुई है, खलबली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में भी मची हुई है कि तमाम वो पुराने नेता क्या नितिन नवीन की नई टीम में आएंगे। जनवरी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी तो चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद चुनाव होगा, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाकर उसमें अनुमोदन कर दिया जाएगा। और उसके बाद नितिन नवीन अपनी अलग अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाए, अपनी नई राष्ट्रीय टीम बनाएंगे। और बड़ा सवाल ये कि क्या वो नितिन गडकरी की तरह बीजेपी को बदल पाएंगे या फिर वो जेपी नड्डा की तरह यस मैन की भूमिका में रह जाएंगे। वो तो नितिन नवीन को तय करना है कि वो बीजेपी के इतिहास में नितिन गडकरी की तरह याद आना चाहेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की तरह याद रखा जाना पसंद करेंगे, या फिर जेपी नड्डा, जना कृष्ण मूर्ति और एक दो ऐसे और अध्यक्ष हैं उनकी तरह से यस मैन के रूप में याद करना चाहेंगे। लेकिन अमित शाह की जीत है, अमित शाह की जीत है। पहले नितिन नवीन की बात करो। 6 महीने पहले मैंने बताया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 3-4 शर्तें रखी। नंबर 1, वो व्यक्ति जो पार्टी का अध्यक्ष बने वो 55 वर्ष से नीचे का हो, अगर 50 से नीचे हो तो और वेल एंड गुड। इस शर्त को मान लिया क्योंकि 45 वर्ष के नेता को चुना गया। नंबर 2, कहा गया कि उस व्यक्ति की राष्ट्रीय राजनीति में, यानी जो दिल्ली के गलियारे में जो राजनीति है उस राजनीति से इतर होना चाहिए, क्योंकि संघ का मानना था कि राष्ट्रीय राजनीति में अगर कोई होगा तो या तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुट का होगा, गुजराती लॉबी के गुट का होगा, या इन दोनों से खार खाया बैठा होगा, जिसमें आप राजनाथ सिंह टाइप के नेता को भी समझ सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान टाइप के नेता को भी समझ सकते हैं। तो संघ ये नहीं चाहता था कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या तो वो पूरी तरह से मोदी और शाह के आगे नतमस्तक हो, या वो पूरी तरह से मोदी और शाह को विदा करने की ठान के बैठे। एक न्यूट्रल आदमी जो राष्ट्रीय राजनीति में कभी सक्रिय न रहा हो, तो वो भी चुन लिया गया। संघ की तीसरी चीज थी, मैं लगातार बता रहा हूं, संघ की तीसरी चीज थी कि आपको अब थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। अमित शाह की पार्टी में कमान संभालने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था।
मोदी सरकार में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में देख लीजिए, कई राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उप मुख्यमंत्री बनाए गए, मंत्री बनाए गए, उनको देख लीजिए। तो ये कहा गया कि भैया वो संघ के प्रचारक होने चाहिए, या तो मोदी की तरह प्रचारक हो, या फिर संघ के दूसरे विंग से, आरएसएस के दूसरे विंग से भी किसी को ढूंढ लेना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल फंड से चुनना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बदलाव होना चाहिए, एक चेंज होना चाहिए। तो वो चेंज कर लिया गया। नितिन नवीन जो है वो अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने अपने पिताजी के जाने के बाद उन्होंने राजनीतिक उपचुनाव लड़ा 2006 में, और बाकी वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी रहे हैं। तो भारतीय जनता की जो यूथ विंग है भारतीय जनता पार्टी की, उससे उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत करी थी। तो अमित शाह ने संघ की सारी मांगों को, सारी शर्तों को मान लिया और एक चेहरा उनके सामने रख दिया, नितिन नवीन। अब ये संघ की पसंद है या नहीं, मोहन भागवत की पसंद है या नहीं, इस बारे में आज की तारीख में उस तरह से नहीं कहा जा सकता, या इस सवाल को उस तरह से पूछा भी नहीं जा सकता। इस सवाल को आप ऐसे पूछ सकते हैं कि जो संघ ने जो शर्तें रखी थी, क्या उन शर्तों के तहत नितिन नवीन का चयन किया गया है? तो हाँ, बिल्कुल किया गया है। अमित शाह ने, भले ही वो अमित शाह के करीबी हो, भले ही अमित शाह ने उनके नाम का फैसला किया हो, लेकिन वो संघ की सारी शर्तों को, सारे मापदंड को पूरा करते हैं, और इसलिए आरएसएस उनके नाम का विरोध कर नहीं सकता, और आरएसएस उनके नाम का विरोध कर नहीं पाया, और आरएसएस उनके नाम का विरोध करने की हालत में था भी नहीं। तो जब आप ऐसी हालत में नहीं होते तो उस पर सहमति जता देते हैं। इसलिए मेरी खबर जो मैंने कल भी कही थी कि आरएसएस की मंजूरी से नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का नया चेहरा चुना गया। तो यहां अमित शाह खिलाड़ी निकले, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि अमित शाह वैसे नेता हैं जो इंदिरा गांधी के स्टाइल में काम करते हैं, इंदिरा गांधी की राजनीतिक शैली को पसंद करते हैं, और सैकड़ों नेता उन्होंने इस देश में पैदा किए हैं। बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं होगा, तो मैं एक किस्सा और याद दिलाना चाहूंगा। 2009 का लोकसभा चुनाव, लाल कृष्ण आडवाणी जो थे बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन उनकी अपनी लोकसभा में दिक्कत हो गई। जैसे मोदी जी के साथ 24 में दिक्कत हो गई थी ना, दर्शक मेरे कम कहे को ज्यादा समझे। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, गुजरात से ही लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, और अपनी ही लोकसभा सीट पर वो पिछड़ते चले जा रहे थे। और अचानक, मैं फिर से दोहराता हूं, अमित शाह को ये बात पता लगी। अमित शाह भी उन्हीं में से एक विधानसभा के विधायक थे। अमित शाह ने लगातार, शिव जी, लगातार 10 दिन मेहनत की, और जो बड़ी मुश्किल से लाल कृष्ण आडवाणी लोकसभा का चुनाव जीत पाए थे, उस चुनाव जिताने में उस विधानसभा की महत्वपूर्ण भूमिका थी जहां से अमित शाह विधायक। यानी अमित शाह ने लाल कृष्ण आडवाणी को लोकसभा चुनाव हारने नहीं दिया था। अब दर्शक कम कहे को ज्यादा समझ सकते हैं। और उसके बाद भी अमित शाह ने लगातार, मैं फिर से दोहराता हूं, पार्टी को नए नए नेता देने की कोशिश की, पार्टी में एक नया विंग लाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में गए 2013 में, राजनाथ सिंह की टीम में उनको राष्ट्रीय महासचिव बना के उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब कोई भी नेता जो भविष्य के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो, अगर उसका करीबी हो, तो कैसे बढ़ चढ़ के जाता है उत्तर प्रदेश में, मैं ये बदल दूंगा, मैं वो बदल दूंगा, मैं सब कुछ बदल दूंगा। वो सीधे सीधे कल्याण सिंह के पास चले गए। राजनीति की समझ देखिए शिव जी, वो कल्याण सिंह के पास चले गए। कल्याण सिंह से उन्होंने सारे उत्तर प्रदेश के हालात की जानकारी ली। कल्याण सिंह ने उनसे कुछ सीटें मांगी कि इस पर मैं देख लूंगा, बाकी यहाँ का ये हाल है। बड़े आराम से अमित शाह ने ये इंश्योर किया कि जितनी सीटें कल्याण सिंह ने मांगी थी, उससे 2 सीटें फालतू का जो चुनाव चिन्ह है, जो सिंबल बांटने वाला जो होता है ना, चुनाव चिन्ह देने वाला, वो उन्होंने कल्याण सिंह के घर भिजवा दिया। ऐसा करने के लिए बहुत बड़े दिल की जरूरत होती है और एक दूरदर्शी नेता की जरूरत होती है। और हमने देखा कि फिर 80 में से 73 सीटें एनडीए गठबंधन को 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली थी। अब आ जाते हैं यूपी पे। योगी आदित्यनाथ अपना आदमी चाह रहे थे, लगातार चाह रहे थे, बार बार चाह रहे थे। उन्होंने शर्त क्या लगाई कि कोई कुर्मी होना चाहिए, और क्या एंगल दिया उन्होंने कि देखिए कुर्मी देंगे तो जो बनारस में गड़बड़ हो गई थी वो भी ठीक हो जाएगा, पूरे पूर्वांचल में भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमित शाह टालते रहे, उन्होंने कुर्मी नेता ढूंढना शुरू कर दिया, और पंकज चौधरी को ले जाकर रख दिया कि ये लीजिए, आपके सामने कुर्मी नेता ला दिया। अब भाई, कुर्मी नेता की डिमांड तो योगी आदित्यनाथ ने खुद ही की थी ना, खुद ही की थी। उन्होंने विरोध जताया कि भैया एक ही इलाके से 2 लोग कैसे हो सकते हैं, तो बीएल संतोष से कहलवा दिया कि भैया वो सोचना तो हमारा काम है ना, आप क्यों सोच रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहिए, आला कमान आपके साथ है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना होगा। तो योगी आदित्यनाथ की शर्त मानकर, मोहन भागवत की शर्त मानकर, एक तरह से उन दोनों को इन्होंने उलझा दिया है, अपनी बात मनवा ली है, अपने व्यक्ति को दोनों जगह कमान सौंप दी है। और अब होगा क्या, मैं फिर से दोहराता हूं, अब होगा क्या। लोग इसको कहते हैं कि चुनौती है प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई चुनौती नहीं है भैया, 3 टर्म वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अब कितना रहेंगे।
भले ही कोई कुछ भी कहते रहे, 2047 तक तो मुझे नहीं लगता वो प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, राष्ट्रपति भवन वो जा सकते हैं, और शायद ये जो समझौता हुआ होगा या समझौता होने वाला होगा तो राष्ट्रपति बनना उनका एक तरह से तय है। लेकिन नरेंद्र मोदी को अब ये चुनना होगा कि वो सक्रिय राजनीति में नानाजी देशमुख की तरह रिटायर होकर समाज सेवा में जाना चाहते हैं, या अटल बिहारी वाजपेयी की तरह चुनाव हार कर राजनीति से विदा होना चाहते हैं। ये फैसला तो अब नरेंद्र मोदी को ही करना होगा। अमित शाह सर्वे सर्वा बनकर उभरे हैं। मैं ये नहीं जानता कि आगे वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की रेस जब भी शुरू होगी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, उस रेस में सबसे आगे शिवराज सिंह चौहान ही पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगड़ी जाति का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये बीजेपी ने बता दिया है कि अब जो भी नया प्रधानमंत्री भी बनेगा वो पिछड़ी जाति का ही होगा। और मैं लगातार कह रहा था, लोग भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, इन लोगों के नाम चला रहे थे, मैं लगातार ये कह रहा था कि जब तक प्रधानमंत्री के पद पर एक ओबीसी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कोई ओबीसी नेता नहीं आएगा। और आज मैं लिख के दे रहा हूं कि अगला प्रधानमंत्री इस देश का ओबीसी समाज से ही आएगा, और उसमें सबसे आगे आपको अमित शाह नजर नहीं आएंगे, सबसे आगे आपको शिवराज सिंह चौहान नजर। संतोष जी, फिर उस बयान का क्या होगा जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने दिया है? उन्होंने कहा है कि 1 महीने में इस देश का प्राइम मिनिस्टर बदल जाएगा। खबर, उन्हें ये बयान दिए हुए आज 10 दिन होने जा रहे हैं, 8 दिन। नहीं, उस बयान की पृष्ठभूमि थी मेरे पास, अभी हम उन तथ्यों को जुटा रहा हूं। मेरे पास जो खबर आई है शिव जी, बड़ी दिलचस्प खबर आई है, वो भी जरा एक बार दर्शकों के सामने रख देता हूं। मैं जरा निकाल लूं, वो खबर तो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। और खबर हाँ, निकालिए, ये दिलचस्प खबरें दर्शकों तक पहुंचानी जरूरी है, क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने वहां नायडू के राज्य के बगल के राज्य में बड़ा प्रोग्राम करके एक नई लकीर खींची है, और रेवंत रेड्डी से नायडू के संबंध बहुत मधुर होते चले जा रहे हैं, और रेवंत रेड्डी के जरिए अखिलेश यादव भी वहां अपनी पकड़ बनाते नजर आए हैं। और उन्होंने याद दिला दी 89 की, कि जब आपने बता हमारे देता पिताजी हूं के साथ मिलकर शिव जी। सरकार नहीं बदली नहीं, थी। 96 की याद दिलाई उन्होंने। अच्छा, आपने जो दिसंबर की बात कही थी, जरा बता देता हूं। आज तारीख है 15 दिसंबर शिव जी। 19 दिसंबर को एक फाइल रिलीज होने वाली है, 80,000 फोटो है और 300 जीबी की फाइल है। 80,000 फोटो है, 300 जीबी की फाइल है, एप्स्टेन फाइल नाम है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि दुनिया के कई देशों की राजनीति बदल जाएगी, शायद भारत की भी बदल जाएगी, हो सकता है इस वजह से ये कहा जा रहा हो। लेकिन देखते हैं कि 19 दिसंबर को जो फाइल रिलीज होती है, उस फाइल में क्या क्या होगा, उसके लिए तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज जो हमारी इस स्टोरी का जो मेन थीम था वही था कि अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को और मोहन भागवत को उनके ही जाल में फंसा दिया है। और अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। सफाई अभियान शुरू होने वाला है, बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू होने वाला है, और इसमें बहुत सारे नेता अब रिटायरमेंट लेकर उनको घर पर बैठना ही पड़ेगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है इस राजनीति का। जी शिव जी। एक और सवाल बड़ा बन गया है, जिस पर हम बड़ा प्रोग्राम करेंगे और बिल्कुल बातचीत करेंगे, दर्शकों के सामने छोड़ के जाते हैं, उसके हम तथ्य जुटा लें कि राहुल के विदेश जाने पर पूरी भाजपा तिलमिला गई थी। राहुल तो विदेश नहीं जा पाए, लेकिन प्रधानमंत्री 3 दिन के लिए सदन चलते वक्त विदेश चले गए, और शायद जब वो लौटेंगे तो सदन का समापन हो चुका होगा। शायद 1 दिन बचे, शायद 2 दिन सदन और चल जाए, लेकिन 3 दिन प्रधानमंत्री। माइक म्यूट है, माइक म्यूट है सर। जब वो लौटेंगे तब तक सदन का समापन हो चुका होगा और ये फाइल भी आ चुकी होगी। तो आप समझ लीजिए कि राजनीति में बहुत बड़ा हंगामा, बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। इस फाइल में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कई तरह की खबरें आ रही है मार्केट में। वो खबरों की सच्चाई क्या है, जब ये फाइल सामने आएगी उसके बाद ही पता लगेगा। नहीं, यहाँ एक बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने ये आनंद फानन में जो अध्यक्ष का ऐलान किया है, इसके लोग उनसे सवाल करें तो 3 दिन में सारी गुस्सा खत्म हो जाती है। बीजेपी ये जानती है, कोई मुद्दा छोड़ के खुद को साइलेंट कर लो, जवाब मत दो, अपने आप खो जाता है मुद्दा, और मुद्दा सब लोग लग जाएंगे उनके नितिन नवीन के स्वागत, सम्मान और समारोह में। तो फिलहाल इसे देखिए, समझिए, और हमें जरूर बताइए क्या इन खबरों से आप सहमत हैं। सहमत हैं तो हमारा साथ दीजिए, असहमत हैं तो हमें बताइए हम क्या सुधार करें। हम चाहते हैं कि आप और हमारे बीच में जो रिश्ता एक दर्शक और एक उसका नहीं है, आप हमारे पारिवारिक सदस्य बन चुके हैं, हमारे बीच एक परिवार के रिश्ते बन चुके हैं। हम वही चीज लाएंगे, ढूंढ के लाएं, खोज के लाएं, सर्च करके लाएं, उसकी तैयारी करके लाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो चाहें उसी हिसाब की खबरें लाएं। रोजगार की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, देश की हो, देश के हित की हो,
जनता के हित की हो, आपके सवाल हो, हम उन्हीं पर काम करेंगे, क्योंकि हमारा काम है सरकार से सवाल करना। सरकार किसी की हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, सपा की हो, बसपा की हो, जपा की हो या लोजपा की हो, हम सबसे सवाल करने की हिम्मत और हैसियत रखते हैं, क्योंकि हमारा कुछ बिगड़ना नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य नहीं है, हमारे पास कोई सीक्रेट फाइल नहीं है, और हम कुछ बनाते भी नहीं है, और ना हम किसी राजनीतिक दल के दरवाजे पर जाते हैं कि साहब कुछ बची खुची रोटी पड़ी हो तो हमें भी दे दीजिए, या कुछ आपके तलवों में चिपका हो तो तलवे बढ़ा दीजिए, हम चाट कर ही प्रसन्न हो जाएंगे। हम ये कतई पसंद नहीं करते। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि यह खबर आपको कैसी लगी। धन्यवाद संतोष पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार।